MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत, किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछता है भारत कि क्या सब नेता अलग अलग जब अपने अपने प्रदेशों में इलेक्शन होता है सिर्फ तभी डेमोग्राफी बदलने की बात करते हैं? क्या कह रही हैं गरिमा जी? तभी सिर्फ डेमोग्राफी बदलने की बात करते हैं? डेमोग्राफी बदलने का मतलब कि उस क्षेत्र का, उस प्रदेश का, उस एरिया का पूरा संतुलन बिगड़ गया पॉपुलेशन के हिसाब से। इसको समझने के लिए बिहार के 6 जिले और उत्तर प्रदेश के पश्चिम के ये 6-7 जिलों की बात आप कर लीजिए। अगर अभी भी ना समझे हो आप, तो मैं इन पश्चिम के जिलों की बात कर रहा हूं जिसके अंदर संभल, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर है। मैं बिहार के उन 7 जिलों की बात कर रहा हूं। मैं पश्चिम बंगाल में उन 6 जिलों की बात कर रहा हूं। असम पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं। मैं महाराष्ट्र में उन 4 जिलों की बात कर रहा हूं। मैं हरियाणा के मेवात, पलवल, यमुनानगर, फरीदाबाद की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन तीनों के बीच दंडकारण्य जंगल, दंडकारण्य जंगल में आने वाले इन 7 जिलों की बात कर रहा हूं। दर्शकों, जिस प्रदेश में जब इलेक्शन होता है आप तब सुनेंगे उस प्रदेश का मुख्यमंत्री या वहां का नेता बोलेगा, देखो जी यहां से तो कुछ हुआ नहीं, अब तो बस मुसलमान ही मुसलमान रह गए। पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, हरियाणा में, पश्चिम में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये जितने पश्चिम के नेता हैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे, उसके बाद सब ठीक हो जाता है, सब भूल जाते हैं। अब बात पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में अचानक सुकांता मजुमदार कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के, कि ममता बनर्जी ने राज्य में, मतलब ममता बनर्जी राज्य में डेमोग्राफी बदलना चाहती हैं। ये कोई ड्राइंग है क्या जो बदल देंगी? व्हाट इज सुकांता मजुमदार कहना क्या चाह रहे हैं? बदल देना चाहती है मतलब? डेमोग्राफी ऐसे नहीं बदलती है। एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। भाटी जी देखिएगा, बहुत दिनों बाद आज समाजवादी पार्टी के नेता भाटी जी भी मेरे साथ डिबेट पे हैं। ये विजुअल मैं एक दिखा रहा हूं जो बहुत वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। यह दावा किया गया इस व्यक्ति से कि यह हुगली का वीडियो है। इसका प्रूफ, क्योंकि इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर यह पश्चिम बंगाल है, अगर यह हुगली है, क्योंकि ये जो पोस्टर लगा है, ये सब जो लिखा है, इससे लग रहा है कि यह है, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है। लेकिन इस तरह की 1 दर्जन वीडियो सोशल मीडिया पे है जिनके बारे में जब आप दिखाएंगे तो आपको लगेगा है ये बंगाल है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है, ये हरियाणा है, ये राजस्थान के सीमावर्ती इलाके हैं, ये महाराष्ट्र है, ये इंदौर है। क्या डेमोग्राफी चेंज नॉर्मल है? क्योंकि वहां से काउंटर आता है कि क्या है भाई, हम भारतीय नहीं है क्या? हम टोपी पहनते हैं, छोटा पजामा पहनते हैं, लंबा कुर्ता पहनते हैं, हम भारतीय, हमारी वेशभूषा है। आपको क्या दिक्कत है? मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। यही काउंटर आता है ना कि तुम्हारे में तो तुम भी बढ़ा लो। फिर आता है 14 कर लो, 40 कर लो, 39 कर लो। फिर उस पर ओवैसी जी मजाक करते हैं, हाँ मैं तो 4-6 उसमें हार गया। मौलाना जी आप बताइएगा 14-16 कैसे किए? ये मजाक की बात नहीं है। एंड आई टेक ऑफेंस टू इट।
बट बात दोबारा डेमोग्राफी की। एक क्षेत्र का अपना एक हिसाब होता है। जैसे अगर आम भाषा में समझें, आप दिल्ली से 50 किलोमीटर किसी भी तरफ निकलिए, अब ये बड़े बड़े हाईवे बन गए, आप कहीं भी जाएं आपको लोकल फ्लेवर नहीं मिलता, वही 5 बड़े बड़े ब्रांड मिलेंगे, उन्हीं 5 के बड़े बड़े दुकानें मिलेंगे, बच्चे वहीं खाते हैं वहीं पीते। पहले जब आप अभी भी अगर आप बड़े हाईवे ना लें, छोटी सड़कें लें, मथुरा की तरफ निकल जाएं, मुजफ्फरनगर की तरफ निकल जाएं, हरियाणा की तरफ निकल जाएं, हरियाणा से पंजाब और हरियाणा से राजस्थान, किसी भी तरफ आप दिल्ली से 100 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरफ आप चले जाइए, आपको हर तरफ खाना अलग मिलेगा, आपको हर तरफ स्वाद अलग मिलेगा। समोसा वही मिलेगा, लेकिन समोसा हर 40 किलोमीटर पे बदलता है। उस एरिया का अपना एक फ्लेवर होता है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि जानबूझ के राजनेता, जैसे ये मैप अभी नॉर्थ ईस्ट का दिखा रहा है, ये कह रहे जानबूझ के कुछ पार्टियों ने एक रणनीति के तहत कुछ एक पर्टिकुलर क्षेत्र को, एक एरिया को आइडेंटिफाई किया और फिर उस एरिया में ऐसे कंडीशंस पैदा कर दिए, ऐसे सर्कमस्टांस पैदा कर दिए, ऐसे कुछ लोकल कायदे कानून, कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि वहां दबदबा एक पर्टिकुलर, सीधी बात करते हैं, मुसलमानों का हो गया। घुमा के क्यों बोले, यह दावा है राजनीतिक दलों का। फिर वहां से काउंटर आता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुसलमान क्या भारत का अंग नहीं है? तो फिर उनकी आबादी बढ़ रही है तो आपको प्रॉब्लम क्या होती है? क्या जब किसी मंदिर या किसी और धर्म की रैली निकलती है तब आपको नहीं दिखते? दिखते हैं। तो फिर आपको सफेद टोपी और सफेद कुर्ते से क्या प्रॉब्लम है? यह काउंटर आता है। और एक मिनट सुने तो लगता है हाँ यार क्या प्रॉब्लम है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने मिलकर हिंदुस्तान बनाया, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इस पे फिर बीजेपी बोलती है कि ये डेलिबरेट चेंज ऑफ डेमोग्राफी है, यानी जानबूझ के एक क्षेत्र की सिचुएशन को आप राजनीतिक तौर पे अपने लिए फेवरेबल करने के लिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी, चाहे भाटी जी माने या ना माने, MY कॉम्बिनेशन का नाम बदल के PDA किया, अल्टीमेटली ढाक के 3 बात है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन उनको सूट करता है, कांग्रेस को सूट करता है। लेकिन फिर क्या काउंटर यह है, क्या बीजेपी को प्रो हिंदू सूट नहीं करता? अगर बीजेपी को X सूट करता है तो समाजवादी पार्टी को Y, अगर बीजेपी को सेब पसंद है तो कांग्रेस को संतरा। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। दोनों अपने अपने राजनीति कर रहे हैं, इसमें देश को फायदा हो रहा है या नुकसान समझना यह है, और कुछ नहीं। क्या चेंज ऑफ डेमोग्राफी नॉर्मल है या इससे कोई फायदा या नुकसान है? द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। कहना गलत नहीं होगा कि हर दल सियासी हथियार को धार देने के लिए सांप्रदायिक पत्थर का ही इस्तेमाल कर रहा है। शायद इससे वोट बैंक बंटवारा आसान हो जाता है, फिर चाहे मुद्दा कुछ भी हो। बंगाल में SIR का या फिर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर, मस्जिद और मजार का। यूपी, बंगाल और असम इस वक्त देश की सबसे बड़ी सियासी प्रयोगशालाएं बन गई हैं। तीनों ही राज्य में मुसलमान बड़ा फैक्टर हैं, लिहाजा मुद्दे पीछे छूट चुके हैं। बुर्का, हिजाब, डेमोग्राफी और जिहाद जैसे मुद्दों पर जंग छिड़ी हुई है। बंगाल में मुस्लिम आबादी 30% है, सीमा बांग्लादेश से लगती है। 3 महीने में चुनाव है, मुद्दे बता रहे हैं सियासी हवा किस तरफ बह रही है। डेमोग्राफी चेंज होकर जब 60% मुसलमान बन जाएंगे तो कोई बनर्जी चटर्जी वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, कोई मुसलमान ही बनेगा। আমার কাছে খবর আছে ফোর্টিরিয়ামে একজন কমান্ড্যান্ট SIR এর কাজ করছে এবং বিজেপি করছে, বসে পার্টি অফিসের কাজ করছে। एक तरफ बंगाल में SIR पर रार है, तो वहीं हरी फाइल ने ममता बनर्जी के लिए मुसीबतों का एक और द्वार खोल दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने TMC की याचिका को खारिज किया, अब कल ED की याचिका पर सुनवाई होगी। केवल सियासत ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु भी शायद गोलबंदी में लगे। सफेद टेरर नेटवर्क की वकालत करने वाले अरशद मदनी को लग रहा है देश तबाह हो चुका है, जिसकी वजह
आजादी के बाद कांग्रेस की नीति को वो बता रहे हैं। ऐसे में सवाल है, क्या कांग्रेस का सांप्रदायिक चेहरा अब मुसलमानों के सामने है? आखिर हिंदुस्तान के हालात को लेकर भ्रम फैलाने और भड़काने का काम क्यों किया जा रहा है? देश के लोकतांत्रिक सिस्टम और संस्थाओं को बार बार कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वोट बैंक के लिए कुछ सियासी दल देश की डेमोग्राफी और सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं? पूछता है भारत। पूछता है भारत। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और बहुत दिनों बाद हमारी डिबेट पे राजकुमार भाटी जी आज मेरे साथ है। पूर्व पत्रकार भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मुस्कुराते रहिए। भाटी जी क्यों नाराज हो जाते हैं आप? मेरे कुछ बोल दिया आप नाराज हो गए? इतना नहीं, दिल पे नहीं लेते। यूर सीनियर पर्सन। थैंक यू फॉर कमिंग। कांग्रेस पार्टी के रत्नाकर त्रिपाठी जी जो हर चीज को दिल पे लेते हैं, और मौलाना अंसार रजा जो गरीब नवाज फाउंडेशन चला रहे हैं। कैसे गरीब नवाज फाउंडेशन है? किसी गरीब का फायदा हुआ नहीं अंसार रजा जी अभी तक आपकी फाउंडेशन से। ये मैं नहीं बोलता, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया बोलते हैं। ये गरीब नवाज फाउंडेशन चलाते हैं, किसी एक का भी गरीब का फायदा नहीं हुआ, आज वो है नहीं। लेकिन एक बहुत सीरियस इशू है सुधांशु त्रिवेदी जी, देश में डेमोग्राफी। राजकुमार भाटी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, एंड बीच में मैप मेरे साथ। देश में कई ऐसे सेक्शंस है, कई ऐसे क्षेत्र हैं, दिल्ली से 50 किलोमीटर राइट और लेफ्ट दोनों, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी, सुदूर नॉर्थ ईस्ट में भी, पश्चिम बंगाल में भी, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, जहां डेमोग्राफी चेंज हो रही है। वहां डेमोग्राफी इतनी बदल रही है कि वहां के अगर जो 20 साल बाद अपने ही गांव में लोग जाते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं। एक विजुअल आपको दिखा रहा हूं। एक व्यक्ति बहुत समय बाद पश्चिम बंगाल के हुगली गया। सुधांशु त्रिवेदी इन द वीडियो ऑफ हुगली। वो समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है। वीडियो बड़ी गरिमा, आई डोंट वांट एवरीवन, आई ओनली वांट सुधांशु त्रिवेदी इन द वीडियो। वीडियो को बड़ा कीजिए। वो वीडियो में बहुत सारे लोग शायद नमाज पढ़ रहे हैं या कुछ रिलीजियस फंक्शन चल रहा है। ये वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ। अगर ये हुगली का है, नहीं है तो ऐसे बहुत सारे विजुअल्स अलग अलग प्रदेशों से आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद कितने वीडियो डाले हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, कि पूरे क्षेत्र का, पूरे नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफी डेलिबरेटली चेंज करने की कोशिश हो रही है। पश्चिम बंगाल में आप ही के नेता सुकांता मजुमदार ने यह दावा किया है कि ममता बनर्जी डेमोग्राफी बदलना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में आपके कितने भाजपा के नेता हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सब पे यह आरोप लगाया है कि जानबूझ के डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है। वीडियो गरिमा, आई डोंट वांट सुकांता मजुमदार वीडियो। ये अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो ये कोई बाहर से आए हुए लोग थोड़ी हैं। ये काउंटर आता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, सुधांशु जी, सांसद जी, कि अगर वो टोपी पहनते हैं, छोटा पजामा पहनते हैं, लंबा कुर्ता पहनते हैं तो क्या वो हिंदुस्तानी नहीं? अगर वो एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उसमें क्या खराबी है? वो भी तो हिंदुस्तानी है। क्या डेमोग्राफी चेंज नॉर्मल है या डेमोग्राफी चेंज का कोई फायदा नुकसान है? सुधांशु त्रिवेदी और राजकुमार भाटी। सुधांशु जी, शुरुआत आपसे। देखिए, डेमोग्राफी चेंज यानी जनसंख्या के स्वरूप का बदलाव कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये देश की पहचान और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदा नेशनल डेमोग्राफिक मिशन की शुरुआत की है। यानी बाकायदा सरकार इसके ऊपर एक व्यापक व्यवस्थित अध्ययन करेगी। यहाँ कोई टोपी पहने हो या कुर्ता पजामा पहने हो या दाढ़ी बढ़ाए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर तो मैं कहना चाहूँगा, उनके अंदर तो कॉन्फिडेंस है क्योंकि वो लड़के जीतते हैं। ना उन्हें दाढ़ी बढ़ाने में हिचक है, ना टोपी पहनने में, ना टखने तक का पैजामा पहनने में, और ना कुर्ता लंबा पहनने में। हमारे यहाँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। हमने चोटियां रखनी छोड़ दी, हमने तिलक लगाना छोड़ दिया, और तो और जो जनेऊ पहनता था कोई शर्ट के अंदर, वो भी बैकवर्डनेस के चलते छोड़ दिया। और तो और आपस में एक दूसरे पे लड़ने लगे, एक दूसरे के बारे में तमाम आपत्तिजनक बातें धर्म ग्रंथों पे, समाज के एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के ऊपर तमाम वो करने के उस षड्यंत्र में हम फंसते चले गए। और पश्चिम बंगाल की जनता को याद रखना चाहिए सिलहट का उदाहरण। सिलहट एक क्षेत्र था जिसे लोकसभा चुनाव के जिस समय 1947 के पहले यह चुनाव से तय होना था कि वो भारत में रहेगा या पाकिस्तान में। वो आज के बांग्लादेश में है। उसका प्राचीन नाम था श्रीहट्ट।
और वहां पर हिंदुओं में सबसे बड़ी संख्या जो थी वो शेड्यूल कास्ट में एक जाति की थी, जिसके नेता थे जोगेंद्र नाथ मंडल, वही जो आजकल भी बहुत सारे लोगों को मुगालता है। जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपनी जाति के लोगों से कहा कि तुम कांग्रेस के पक्ष में वोट मत देना। उस समय कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी मानी जाती थी। हमारा मुस्लिम लीग से बात हो गई है, हम मुस्लिम लीग के साथ रहेंगे, यह हमें सत्ता में स्थान देगी। कांग्रेस में तो अपर कास्ट हिंदुओं का शासन आने वाला है, इसलिए तुम्हें इसमें स्थान नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा। और उनके बहकावे में आकर हिंदू समाज बटा और सिलहट भारत से कटा और जाके पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में मिल गया 1947 में। और केवल 3 साल के बाद 9 अक्टूबर 1950 डेमोग्राफी चेंज होकर क्या दर्शाती है यह आप जाके पढ़ लीजिएगा। 9 अक्टूबर 1950 जोगेंद्र नाथ मंडल का इस्तीफा। उन्होंने दुखी होकर लिखा, जिस ढंग से गांवों में घेर घेर कर हिंदुओं को मारा गया, उन्हीं के जाति के लोगों को मारा गया, उन्हीं के जाति के लोगों को काटा गया। किसी ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि इस जात का उस जात का, एक ही ऑप्शन रखा, कट जाओ या कन्वर्ट हो जाओ। उन्होंने लियाकत अली से गुहार लगाई, कोई सुनवाई नहीं की गई। आखिर में उन्होंने इस्तीफा दिया 9 अक्टूबर 1950 को। 10-11 पेज का इस्तीफा है, पढ़ लीजिए, आंखें खुल जाएंगी कि डेमोग्राफी चेंज होने से क्या होता है। और वहीं पर डॉक्टर अंबेडकर ने यह लिखा उसी समय। उन्होंने कहा कि भली बात ही समझ जाओ, इस गलतफहमी में मत रहना कि तुमको फलां का साथ मिलेगा और सत्ता में स्थान मिलेगा, बिल्कुल भरोसा मत करना। यह डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा और कहा, इसलिए पाकिस्तान और हैदराबाद रियासत, उस समय तक हैदराबाद भारत में नहीं आया था, वहां पे जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हों, जिस रास्ते से पाए रास्ता भारत में आ जाएं, अन्यथा उनके साथ बहुत बुरा होगा। और 3 साल बाद बुरा हुआ, सब कुछ दिखाई पड़ा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत में कश्मीर, जिस समय कश्मीर में डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल गई, 1990 में सब भगा दिए गए हिंदू, उसके बाद क्या हुआ? घनघोर आतंकवाद का केंद्र बना कि नहीं बना, बताइए। डेमोग्राफी चेंज होने के बाद दुनिया में क्या होता मैं याद दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां विद्वान लोग बैठे हैं, इनसे पूछिए आज से केवल 50 साल पहले पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट किस शहर को कहा जाता था? बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज थी, पढ़ाई लिखाई थी, ये डेवलपमेंट की बात जो लोग कहते हैं, महंगाई बेरोजगारी नहीं थी, बहुत अच्छा था। पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट, बेरूत में स्थिति क्या थी? 70% ईसाई, 30% मुस्लिम। और फिर यह कहा गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। और ईसाई समाज में भी आपस में चलने लगा कि राष्ट्रपति एक समय इनका बनेगा, एक समय उनका बनेगा। जैसे ही संख्या ज्यादा आई, उन्होंने कहा कि एक बार मुस्लिम का बनेगा, एक बार ईसाई का बनेगा। ईसाई समाज आपस में विभाजित होने लगा कि हमारे में से बनेगा कि तुम्हारे में से। और जिस दिन संख्या 50 के आसपास पहुंची, आप देखिए लेबनान कहां है, कहां है लेबनान, कहां है बेरूत, कहां है वो यूनिवर्सिटीज, कहां है वो स्टॉक एक्सचेंज, कहां है वो इंडस्ट्रीज? आज हिजबुल्लाह का सेंटर है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो इसको न देख पा रहा हो, न समझ पा रहा हो, या तो वो देश के प्रति बहुत बड़ा धोखा दे रहा है, या वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह है ऐश्वर्य जी, कि नदी के किनारे कोई व्यक्ति लेटा हो और बाढ़ आती हुई दिखाई पड़ रही हो, पर वो मुंह ढक के सो रहा हो कि अरे वाह, मुझे तो कितनी रिमझिम बारिश नजर आ रही है, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। चंद मिनटों के बाद या 1-आध घंटे के बाद वो उस बाढ़ में समा जाएगा, ये उसको समझ में ना आ रहा हो। जो सुकांतो मजूमदार जी ने कहा वही जोगेंद्र नाथ मंडल जी के साथ हुआ था। फिर कोई मंडल वहां का नेता नहीं बना, कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। और आज जो अधिकांश लोग मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, अधिकांश लोग अनुसूचित जात से या अत्यंत पिछड़े वर्ग से हैं। सीए के तरह जो लोग वहां से, और यह बात जोगेंद्र नाथ मंडल ने लिखी है, उन्होंने लिखा है कि जो लोग थोड़े सक्षम थे, जिनके पास थोड़े संसाधन थे, उन्होंने यह भी लिखा है जो लोग थोड़ी ऊंची जातियों के थे, वो परिस्थितियों को पहले भाप गए और चले गए, और सबसे बुरा समय आया हमारे वर्ग के लोगों के साथ। इसलिए मुझे लगता है सामने देखते हुए आंखों देखी मक्खी निगलना, आपने सुना होगा ऐश्वर्य जी कहावत, पर यह आंखों देखना बिच्छू निगलना अगर किसी को कहते हैं तो वो आज इंडी गठबंधन के नेता कर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी का और आपका पर्सनल क्या व्यू? डेमोग्राफिक चेंज नॉर्मल है या डेलिबरेट? नहीं, भाटी जी, डेमोग्राफिक चेंज कहीं हो ही नहीं रहा है। अच्छा, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अफवाहों पे ध्यान न देके
इनके उत्तेजक बयानों पे, बहकाने वाले झूठे बयानों पे और लोगों को उकसाने वाले बयानों पे ध्यान न देके गंभीरता से अगर आंकड़ों का अध्ययन करें और सरकारी आंकड़ों का अध्ययन करें, कोई मेरे अपने आंकड़े नहीं है या मेरी पार्टी के नहीं है, तो हमें पता चलता है और दुनिया भर की रिसर्च ये बता दी है ऐश्वर्या जी, जनसंख्या वृद्धि पे जितनी भी रिसर्च दुनिया में हुई है, जितने भी विद्वानों ने पुस्तकें लिखी हैं, जो बोला है कि जनसंख्या वृद्धि के सबसे बड़े जो कारण होते हैं वो अशिक्षा, बेरोजगारी, पिछड़ापन और नासमझी होते हैं। जिस समाज में शिक्षा बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, समझदारी आती है, वो समाज कम बच्चे पैदा करने लगते हैं। इसका जाति धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं। हमारे देश में आदिवासी लोग बहुत बच्चे पैदा करते हैं और मुस्लिमों में थोड़ी सी शिक्षा की कमी थी तो मुस्लिम करते थे, लेकिन अब मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। मैं आपको 2 आंकड़े बताना चाहता हूं कि जो हमारे हिंदुओं की 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर थी 19.92, 2011 में हो गई 16.76, क्योंकि 11 के बाद तो जनगणना कराई नहीं है मोदी जी ने, कराई नहीं। और मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर थी 29.5 और 2011 में हो गई 24.6। हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 10 साल में घटी 3.16 और मुसलमानों की घटी 4.9। यानी मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं से ज्यादा तेजी से घटी। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो मुसलमान पढ़ लिख रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, वो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। नंबर 1 बात। दूसरे मैं आपको बताऊं किसकी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, इसके लिए सही पैमाना होता है फर्टिलिटी रेट। जो कौन महिला पूरे जन्म में कितने बच्चे पैदा करती है, यह हमारा परिवार कल्याण विभाग हर साल आंकड़े देता है। तो वर्तमान समय में जो सरकारी आंकड़े हैं, हिंदुओं का फर्टिलिटी रेट है 2.1 और मुसलमान का है 2.4। यानी 10 हिंदू महिलाएं अपने पूरे जीवन में 21 बच्चे पैदा करती हैं और 10 मुस्लिम महिलाएं 24 बच्चे पैदा करती हैं। केवल इतना फर्क है, इतना अंतर है। मैं मानता हूं कि थोड़ा उनकी वृद्धि दर थोड़ी ज्यादा है हमसे, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग डराते हैं कि 2050 में हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे मुसलमान, 2050 में हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। यह संभव ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक संस्थान ने रिसर्च की, उसके आंकड़े और बता दूं मैं आपको। बताओ। जो वर्तमान वृद्धि दर है, अगर उसी तरह जारी रही, हिंदुओं की भी और मुसलमानों की भी, तो 2050 में भारत की आबादी होगी 175 करोड़। अच्छा। इनमें हिंदू होंगे 129 करोड़ और मुसलमान होंगे 31 करोड़। लगभग 100 करोड़ हिंदू फालतू होंगे मुसलमान से। कौन से आंकड़े से ये कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे? ये केवल इसलिए कहते हैं कि इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई अच्छी बातें बताने के लिए है नहीं। ये 20 करोड़ मुसलमानों से 100 करोड़ हिंदुओं को डरा के इस देश की राजनीति करना चाहते हैं। 100 करोड़ हिंदुओं को डर दिखाते हैं, ये 20 करोड़ मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हारी भैंस ले जाएंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारे कमरे छीन लेंगे मकान के। ये बिल्कुल झूठी बात है, ये भय की राजनीति है, ये अफवाहों की राजनीति है और देश को बर्बाद करने की राजनीति। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर, सोमनाथ भारती जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं। हिंसात्मक राजनीति है। सुधांशु जी इस काउंटर। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी काउंटर कर रहे हैं आपको। देखिए, राजकुमार भाटी जी एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, मगर बौद्धिक प्रपंच के द्वारा झूठ कैसे फैलाया जाता है उसका उन्होंने प्रत्यक्ष उदाहरण दिया। और खुद ही क्या बोला कि मुसलमानों की वृद्धि दर जो 29% थी वो 24 पे आ गई और हिंदुओं की जो 16% थी वो 12-13 पे आ गई। मतलब अपने मुंह से कबूल रहे कि अभी भी मुस्लिमों की वृद्धि दर हिंदुओं से कहीं अधिक है, मगर आंकड़ा क्या दिखा रहे हैं कि जो कमी आई है वो ज्यादा आई है। भाई साहब, वो उस कारण से आई है, मुस्लिमों की जनसंख्या केवल फर्टिलिटी रेट से, सर अपने अपने टर्न पे बोलिए, केवल फर्टिलिटी रेट से नहीं बढ़ती है, वो 3 तरीके से बढ़ती है। एक है बच्चे पैदा करना, दूसरा है धर्मांतरण और तीसरा है घुसपैठ। और घुसपैठ करने वाले जो लोग होते हैं उसमें से मेजॉरिटी सरकारी अस्पतालों में जाकर बच्चे पैदा नहीं करते हैं, तो वो फर्टिलिटी रेट में नहीं आते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, आंखों देखी मक्खी मत निगलिए। जब भारत आजाद हुआ तो भारत में कितने प्रतिशत मुसलमान थे? 9%। 2011 में कितने हैं? 15%।
जब भारत आजाद हुआ उस समय हिंदू कितना था भारत में? 86%। और 2011 में क्या है? 79%। फिर भी समझ ही में नहीं आता है। नहीं, सब कुछ ठीक है। हम और आप उत्तर प्रदेश के हैं। 1947 में उत्तर प्रदेश में 14% मुसलमान था, आज कितना है? 20%। नहीं, उसके आगे बढ़ा थोड़ी है। यह बताइए, जिसमें मैंने असम के धुबरी का नाम लिया, भाई साहब 90% मुसलमान है। कितना था 1947 में? कितना था 1971 में? मतलब मुझे लगता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आंखों देखा बिच्छू निगलने का प्रयास, क्योंकि फिलहाल हमें सत्ता मिलेगी, आगे आने वाली पीढ़ियां कटेंगी तो कटने दो। अरे हमारे वो लोग स्वतंत्रता संग्राम लड़ते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी से लेके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तक, कि हम कटने को तैयार हैं कि आने वाली पीढ़ियां राज करेंगी। ये कह रहे हैं हमें राज करने दो, आने वाली पीढ़ियां कटेंगी। और जिस ढंग के लोग ये जो अंतरराष्ट्रीय सर्वे अर्वे करती हैं, मैं एक लाइन बोल दूं, एक लेटेस्ट सर्वे आया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सुनिए, भारत 118वें नंबर पे है, ईरान जो है वो 99 पे है, भारत से बेहतर है। नेपाल 92 पे है, भारत से बहुत बेहतर है, वो तो दिख रहा है। और सुनिए, वेनेजुला 82 पे है। अद्भुत है ना ये सर्वे? इसीलिए जो आप लोग ये जो एजेंसीज निकालती है ना, अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज, भारत की छवि कर, इसलिए इन सब चीजों पे ध्यान मत दिया करिए। जो आंखों दिख रहा उसको देखने का प्रयास करना चाहिए। ये 3 तरीके से जनसंख्या बढ़ती है। जो आंखों से दिख रहा है वो तो धर्मांतरण, घुसपैठ। आप सबके सामने टीवी होगा, हल्का सा देखिए, आपको भी दिख रहा है। भाटी जी मैं आ रहा हूं, आप कहना चाह रहे हैं कुछ, मैं आ रहा हूं। सिंगल लाइन काउंटर है तो जजी जी सोमनाथ भारती जी के पास जा रहा हूं। पे रत्नाकर जी और अंसार हो गए पिछले 75 सालों में। नहीं, मैं केवल इतना, क्या भाटी जी, मुझे केवल इतना कहना है, हाँ मुझे केवल इतना कहना है कि मैंने ये खुद स्वीकार किया कि थोड़ी उनकी वृद्धि दर ज्यादा है, लेकिन थोड़ी नहीं है भाटी जी, आप डराते हैं। लेकिन अब सुधांशु जी ने दूसरा पैतरा, कृपया अब सुधांशु जी ने दूसरा पैतरा खेल दिया। कौन सा? कि घुसपैठ से बढ़ती है और धर्मांतरण से बढ़ती है। तो इसका मतलब तो मोदी सरकार बिल्कुल फेल है, जो ना घुसपैठ रोक पा रही है, ना धर्मांतरण रोक पा रही है। योगी और मोदी तक फालतू नारे दे रहे हैं, फिर कर तो वो कुछ कर नहीं पा रहे। हम भी विरोध में हैं, धर्मांतरण और घुसपैठ के हम भी विरोध में हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है जो रोक नहीं पा रही? सरकार क्या कर रही है? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप खुद ओके भाटी जी, पॉइंट मेड, बट लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो आपने फिगर दी है 1951 में 1951 में जो हिंदू पॉपुलेशन थी, ये सरकारी आंकड़े 30.3 करोड़, सोमनाथ भारती जी। मुस्लिम पॉपुलेशन थी 3.54 करोड़। जो 2011 में जो भाटी जी अभी आप कोट कर रहे थे, उसमें हिंदू पॉपुलेशन निकाली गई 96.6 करोड़ और मुस्लिम पॉपुलेशन हुई 17.2 करोड़। तो उसमें गणित है, आप सब गणित के ज्ञाता हैं। हिंदू इंक्रीज कितने हुए? 218%। मुसलमान कितने हुए? 385%। ये थोड़ा नहीं है, 218 और 385 थोड़ा नहीं होता भाटी जी। आपकी पार्टी में तो किसी यूनिवर्सिटी से ज्यादा प्रोफेसर हैं आजकल, ये आप जानते हैं भाटी जी। हर दूसरे प्रवक्ता आपकी पार्टी में प्रोफेसर है आजकल भाटी जी, आप जानते हैं। 218 और 385 में कितना फर्क होता है। वापस आ रहा हूं, सोमनाथ भारती जी, ये जो डेमोग्राफी चेंज है, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल? सोमनाथ भारती ऑफ द आम आदमी पार्टी। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं शांतिपूर्वक अपने दोनों महानुभावों को सुन रहा था, समाजवादी के साथी भी और भाजपा के साथी भी। जिस प्रकार से सुधांशु जी ने बात रखी, जिन्होंने कहा कि भाई हमारे लोगों को शर्म आती है चोटी रखने में, धोती पहनने में। मैं जानना चाहता हूं कि भाजपा के जितने नेता हैं यहाँ पे, उनके सिर में चोटी है क्या? कहीं दिखता है किसी को? कोई धोती पहनता है? कोई इस प्रकार की जो वेशभूषा है रखता है? या नेताओं के बच्चे जो कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, कोई हार्वर्ड में पढ़ रहा है, कोई स्टैनफोर्ड में पढ़ रहा है, कोई सऊदी के साथ बिजनेस कर रहा है, किसी का 16,000% बिजनेस का फ़ायदा हो रहा है, जितने भी डंडे वंडे लेके घूमते हैं मस्जिदों के आगे, चर्चों के आगे, जो उन्माद करते हैं, उनमें किसी भी कोई नेता का बेटा नहीं दिखता, कोई नेता का बच्चा नहीं दिखता। तो पहली बात तो मुझे इसी पर ऑब्जेक्शन है जो कह रहे थे हमारे लोग। अरे भाई, इस देश का हर नागरिक हमारा है, चाहे वो किसी धर्म का हो। क्या आज सुधांशु जी रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता होने के कारण इस बात को कहना चाहते हैं कि इस देश का सिर्फ हिंदू हमारा है, इस देश का मुसलमान हमारा नहीं है, इस देश का सिख हमारा नहीं है,
इस देश का हिस्सा ही हमारा नहीं है, या संविधान को बदल दिया, अब सिर्फ वही कार्रवाई रह गई होगी। मुसीबत क्या है कि देखिए चाइना हमारे से वे हेड हो गया है, बहुत ज़्यादा आगे चला जा रहा है, और हम यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं? हम आज तक कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात नहीं करते। देखे सुधांशु जी को, इनकी पार्टी को, किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिवनेस, हमारे बच्चे कैसे रेडी हो वर्ल्ड को टेक ऑन करने के लिए। अरे हम कहाँ ले जा रहे हैं देश को? क्या मुसीबत है? और मानेश्वर जी बता दूं आपको मैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए इन्होंने इतना घिरना पैदा कर दिया देश के अंदर कि आज हिंदू कॉलोनियों में कोई मुसलमान घर नहीं ले सकता, मुसलमान कॉलोनियों में कोई हिंदू घर नहीं ले सकता, और अगर ले भी लिया हो तो वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा नहीं वहाँ उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया कि कुछ लोग घुस गए किसी कॉलोनी में, कहते मुसलमान खाली करो यहाँ से, कोई कह रहा है हिंदू खाली करो यहाँ से। अरे भाई कहाँ ले जाओगे देश को? गांधी के देश को क्यों बर्बाद करने में तुले हुए हो? हर घुसपैठ करते रहते हैं महाराज। बांग्लादेश में गोड्डा में जो पावर प्लांट लगा, 100% बिजली भाजपा बांग्लादेश को दे रही है, जहां हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं। हम आपको पड़ रहा है 95 रुपया डीजल, वहां मिल रहा 60 रुपया डीजल, मालूम है आपको? भारत भेज रहा है वहां से। पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं, चाइना वालों को बुलाकर अपने हेडक्वार्टर में मीटिंग करते हैं और उल्ली सीधा में बनाते हैं। तो मुसीबत क्या है? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये वाला जो लास्ट लाइन आई ना सुधांशु जी, ये कल बैठे बिठाए अरुण सिंह जी और विजय चौथाईवाला ने पूरे ऑपोजिशन को ये मौका दे दिया। अभी आप पूछते थे डंके की चोट पे सुधांशु जी, राहुल गांधी बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है? तुमने क्या साइन करा एमओयू? अब ये पूछते हैं, बताओ अरुण सिंह क्यों बुलाया बीजेपी हेडक्वार्टर्स में? बताओ विजय चौथाईवाला क्यों बुलाया बीजेपी हेडक्वार्टर्स में? सुधांशु जी ये मौका दे दिया बैठे बिठाए। सुधांशु त्रिवेदी। हाँ देखिए सोमनाथ जी की बात का भी जवाब देता हूं। हमने हमारे का मतलब कहा कि जब आपने कहा कि आप और हम जो अपने धर्म पे विश्वास करते हैं, और आज मैं बताना चाहता हूं ऐश्वर्य जी, संयोग से आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति का पर्व बताता है कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण जाता है, और ये हमें अनादिकाल से पता था। सोमनाथ भारती जी भली भांति सुनिएगा, इसका मतलब ना हम धरती को चपटी मानते थे, ना चौकोर मानते थे, ना धरती को स्थिर मानते थे। और दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण तब जाता है अगर धरती एकदम स्ट्रेट है, तो कभी नॉर्थ से साउथ की तरफ नहीं जाता। 23.5 डिग्री का एक्सियल टिल्ट है, इसलिए हाफ ऑफ द टाइम सदर्न हेमिस्फीयर और हाफ ऑफ द टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है। और यह बात हमें एक्सियल टिल्ट की जानकारी 5000 साल पहले से थी। महाभारत में पितामह भीष्म इंतजार किए थे कि सूर्य उत्तरायण में जाएगा तो प्राण छोड़ेंगे, मगर आपके जैसे लोगों ने मैकाले, मार्क्स और मुगल का ऐसा प्रभाव आया कि धरती चपटी, धरती चौकोर, धरती स्थिर कहने वालों ने हमें अवैज्ञानिक सिद्ध कर दिया। विज्ञान की जब आप बात करें तो भली भांति जानकारी लेकर करें। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने अगर नेशनल चिप मिशन, AI, 5G रोल आउट, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी में सबसे आगे अगर यह देश आगे बढ़ रहा है, AI एडेप्टेबिलिटी में हम दुनिया के सबसे एडेप्टेबिलिटी में, यानी जो हमारी यंगर जनरेशन एडॉप्ट कर रही है, उसमें हम सबसे बेहतर देशों में से एक हैं। वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस को को चेयर किया फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ। हम डिजिटल में ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश है भाई साहब। तो प्राचीन काल से लेकर आज तक साइंस हमको पता है, मगर आप लोगों के ऊपर मैकाले, मार्क्स और माओ का जो प्रभाव है वो अपनी जगह। अब जवाब देना चाहता हूं चाइना के ऊपर ऐश्वर्य जी। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी हमारी पार्टी के पास आई, हम नहीं गए वहां, और हमने उसका ट्वीट भी किया। ये गए खुद चाइना में, करार किया, कांग्रेस ने ट्वीट नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने ट्वीट किया, तब पता चला कि कांग्रेस वाले आए थे। अब रही बात इसकी, चाइना की तारीफ किसने की? राहुल गांधी ने। कहते चाइना ने बेरोजगारी बहुत अच्छी। सोमनाथ भारती जी और भाटी जी दोनों पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और वैसे रत्नाकर जी भी पढ़े लिखे हैं, मगर वो बहुत जल्दी दिल पे ले लेते हैं जो आपने कहा था। भाई साहब चाइना जो है पिछले 6 महीने से बेरोजगारी का डाटा नहीं जारी कर रहा है। और सुनिए महाराज, नवंबर के महीने से चाइना ने अपनी रियल एस्टेट का डाटा बंद कर दिया है। चाइना की सेकंड बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड ने बैंकरप्सी फाइल कर दी 2024 में। अब वैंको जो दूसरी कंपनी थी वो बैंकरप्ट होने कगार पे आ गई, उसको 6 महीने का लिवरेज मिला है, यानी जो उसका लोन है वो 6 महीने के लिए पोस्टपोन हुआ है।
चाइना ने जनवरी 2023 से जुलाई 2023 के बीच में भयंकर बेरोजगारी बढ़ी 17% हो गई। उन्होंने 6 महीने के लिए डाटा बंद कर दिया। फिर जनवरी 2024 में उन्होंने दोबारा डाटा शुरू किया, जनवरी 2024 में कि नए सिरे से, सॉरी जनवरी 2025 में, और जुलाई आते आते फिर हो गई 17% बेरोजगारी, फिर डाटा बंद है। मगर साहब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बताता हूं क्यों बढ़िया है। 1987-88 तक हम और चीन बराबर, आ रहा हूं अंसार साहब, आ रहा हूं। 89 से 2014 के 25 साल तक जो कुछ भी हुआ है इस देश में और जो चीन में हुआ है, उसने भारी अंतर हमारे यहां पैदा किया। हमने अपने यहां इंटेल की कंपनी नहीं लगने दी, हमने चिप फॉर्मेशन नहीं होने दिया। और तो और कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसा एग्रीमेंट किया कि इलेक्ट्रॉनिक विषयों के ऊपर अगर आप पूरा मोबाइल इंपोर्ट करेंगे तो सस्ता पड़ेगा, और अगर आप उसके पार्ट्स करेंगे इंपोर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए तो बहुत महंगा पड़ेगा। वो विषय अलग है, मगर मैं आज के विषय पे सिर्फ एक पंक्ति कहकर बात समाप्त करना चाहता हूं। भाई साहब, जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो भाटी जी ने कहा, भाई साहब हमने नहीं बोला, विजुअल्स। इंद्रजीत गुप्ता जी होम मिनिस्टर थे उस सरकार में जिसमें मुलायम सिंह खुद मंत्री थे, सदन के पटल पे बोल चुके थे कि 1.5 करोड़ के लगभग बांग्लादेशी हैं जी। और श्री प्रकाश जायसवाल 2006 में, ये 1996 और 2006 में श्री प्रकाश जायसवाल 2.5-3 करोड़ बोल चुके थे। ये घुसे हुए तब से थे। अब जब से अमित शाह जी बने, पहली बार बंगाल के बॉर्डर पे भागते हुए दिखाई पड़े। मैं चैलेंज करके कहता हूं इससे पहले कभी, और भागने वाले घुसपैठियों ने यह भी बोला कि 4 बार वो वोट कर चुके भारत में। देखिए सुधांशु जी, आपने बोला सब पढ़े लिखे। अंसार साहब तब से बोले जा रहे हैं, बोले मैं नहीं हूं क्या पढ़ा लिखा। भाटी जी पढ़े लिखे, सोमनाथ जी, रत्नाकर जी का भी ले दिया। अंसार रजा जी कह रहे हैं मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। अंसार साहब, ये डेमोग्राफी चेंज आपने सबको सुना, आपने सारी पार्टियों को सुना। वो आलिम नहीं, फाजिल भी हैं। अच्छा, वो फाजिल भी हैं। अच्छा, तो आजिल फाजिल साहब बताइए, अंसार रजा जी बताइए। है ना साहब, बताइए मौलाना साहब। आप ऐश्वर्या जी आज हमसे मत पूछिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन चलाइए कि सुधांशु जी ने जो 20 मिनट बोला है किसी के पल्ले पड़ा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन चलाइए, उसका जवाब लीजिए। सोमवार के बाद मंगल क्यों आता है ये बताने पे बैठे हुए हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी प्रभु श्री पवन पुत्र हनुमान जी को हवा में उड़ा रहे हैं। ये आस्था पे ठेस नहीं लगी है। प्रभु श्री राम को उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं, हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। इस पर आप बात करने को तैयार नहीं है। सोमवार के बाद मंगल क्यों आता है ये बताने के लिए बैठे हैं आप। सूरज उल्टी जगह से निकलता है कि सीधी जगह से निकलता है ये बताने के लिए आप बैठेंगे डिबेट में, और आप डेमोक्रेसी पे बहस कर रहे हो। अरे क्या आप तमाशा मचा रखा है देश के साथ भाई, है? क्यों तमाशा करवाते हो शाम के टाइम? बड़ा दिल पे लग गया, समझ में भी तो आनी चाहिए। मौलाना साहब के दिल पे लग गया। सूर्य का नॉर्थ से साउथ जाना। आप तस्वीर चला रहे हो साउथ से नॉर्थ जाना, समझ गए। आप तस्वीर चला रहे हो बंगाल की और एक तस्वीर चला रहे हो जनाजे की। अरे जनाजे में भीड़ होती है, ईद की नमाज में भीड़ होती है, आप उसी को दिखाए चले जा रहे हो। किससे डेमोक्रेसी चेंज हो जाएगी? बीजेपी का एक नाकारा आदमी बंगाल में यह कह रहा है कि ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे तो मुसलमान मुख्यमंत्री हो जाएगा। उस पर आप बात करने को तैयार नहीं हो, और आप ये बता रहे सोमवार के बाद मंगल क्यों आता है, मंगल के बाद बुध क्यों आता है। ये डेमोक्रेसी आ रहा हूं सुधांशु जी, आ रहा। ये कहां बताया भाई? मकर संक्रांति है, सूरज चपटा। मैंने सोमवार के बाद मंगल कहां बताया, कब आता है इनको? अरे कई बार आप बता चुके हो भाई कि सोमवार के बाद मंगल क्यों आता है, बुध जनवरी के बाद फरवरी। अरे ये नहीं समझ रहे हैं देश को। अभी नहीं बोला देश को, बिल्कुल। और जो बताया चैलेंज करता हूं, आप उसको गलत साबित। अरे एक सेकंड बात सुनिए, कहाँ लाके खड़ा कर दिया? रत्नाकर जी, एवरीवन ऑन है, कहाँ खड़ा कर दिया? ओके ठीक है, ओके एवरीवन ऑन है। क्या है आजकल सुधांशु जी, देखिए आजकल एआई से आ रहा हूं सुधांशु जी, एक सेकंड। आजकल ये जो एआई है, एक सेकंड देखिए, हो सकता है इनको आपने आजिल फाजिल का उनको नहीं पता हो। एक बात बता दीजिए जरा। नहीं, एक सेकंड सुधांशु, धरती स्थिर है कि घूमती है? सुनिए, धरती स्थिर है कि घूमती है, जरा एक बात बता दीजिए बस। मौलाना साहब, साकिन है भाई, घूमती है किस तरह के क्या है? आप तो ये बताइए कि प्रभु देखा आप बोल रहे हैं ऐश्वर्य जी, ये बहस करने नहीं बैठे। ये बताइए, अभी सोमनाथ भारती जी को कान खोल के सुनना चाहिए। इस पर बहस कर, साइंस की बात करने वाले नहीं बोलेंगे मौलाना साहब, बोले ही नहीं। अरे इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है, मगर फिर भी कह रहे हैं इसमें बहस करने नहीं बैठे। देखिए बहस की गुंजाइश है। देखिए धरती गोल है, गोल है, गोल है, मान लीजिए साहब, गोल, स्फेयर, चौकोर, त्रिकोण, रेक्टेंगल, हेक्सागन, क्वाड्रागन, वो सब कर लेंगे बाद में। रत्नाकर त्रिपाठी, फ्लोर इज योर्स त्रिपाठी जी। बस 14 मिनट आपने बोलने दिया है
सुधांशु रत्नाकर जी बोलिए ना, जिस दिन आप उतने सांसद ले आएंगे आपको 15 बोलने दूंगा, प्रॉमिस है। चलिए आप जनता का रिप्रेजेंटेशन कीजिए, बड़ा झंझट है। आप जनता का रिप्रेजेंटेशन कीजिए, आपको 1 मिनट ज्यादा दूंगा उस। अरे फेयर है। अंसार रजा साहब, आपको आसिल फाजिल सब कह दिया, आप कंट्रोल। थैंक यू, आ रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, दोनों लोग जानिए, दिल है इसलिए दिल पे लेते हैं, आप लोग बेदिल हैं, आप लोग ले ही नहीं सकते। और सुधांशु जी, आध्यात्म और धर्म का गोमुख काशी है, तो संयोग से आज षटतिला एकादशी है। तिल स्नान और तिलदान का महत्व है। कल मकर संक्रांति है, आज नहीं है। इसी के चलते उत्तर प्रदेश में कल मकर संक्रांति की छुट्टी है। आदित्यनाथ जी से पूछ लीजिए, धर्म के ठेकेदार वही है, आप कहना। और इसके बाद आपको जो बोलूंगा उसको आज एकादशी है, बात सही है, मत लीजिएगा। इसीलिए आज खिचड़ी खाने का योग नहीं है। कुछ आप पे डाल दिया। ये मत समझाइए कि मैं जानता हूं आप विद्वान आदमी हैं। मैंने आपको बताया कि आज षटतिला एकादशी है, संक्रांत नहीं है। और अब व्यक्तिगत मत लीजिएगा, आपको बड़ा बुरा लगता है। देखिए, धोती कुर्ता का उपदेश आप देते हैं, आते हैं प्रिंस सूट पहन करके, मुझे बुरा नहीं लगता है। तो कल से आप प्रिंस सूट की जगह धोती कुर्ता पहना करिए। दूसरी बात यह है कि फिर बोल रहा हूं, जब भाजपा के लोग बोलते हैं हिंदुओं देखी हुई मक्खी मत निकलो, बिच्छू मत निकलो, तो मुझे लगता है कि भेड़िया कह रहा है भेड़ों से कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें ऊन दूंगा, बढ़िया स्वेटर दूंगा ठंड में। यह नहीं बताता है कि उन्हीं का ऊन उतारेगा। अरे देश के हिंदुओं, मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। आज मुसलमान ही नुकसान नहीं करते हैं। तारीख की आंखों ने वह दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। मोदी जी यहां के सांसद हुए, काशी के 1200 से ऊपर मंदिर तोड़ दिए गए, शास्त्रों पुराणों में वर्णित 6 विनायक तोड़ दिए गए, अक्षय वट तोड़ दिया गया, हनुमान मंदिर तोड़ दिया गया, शनि मंदिर तोड़ दिया गया, राम मंदिर तोड़ दिया गया। 1600 शिवलिंग नाली में पाए गए, जो लंका थाने में अभी भी पड़े हैं। और हंसिए मत सुधांशु जी, जब महामानव डमरू बजा रहे थे सोमनाथ में, तब अहिल्याबाई होलकर का मंदिर मणिकर्णिका घाट पे तोड़ दिया गया और प्रतिमा शिवलिंग सबको उठा करके फेंक दिया गया। तो देश के हिंदुओं, इस बात को देखो और जागो। अहिल्याबाई होलकर वही महिला है, वही सती है और वही रानी है जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया था। यहां पे अहिल्याबाई घाट है और उनका मंदिर तोड़ के नस्तनाबूद करके सिर्फ मोदी जी के अपने एक प्रोजेक्ट के लिए। और एक मंदिर नहीं तोड़े दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, 1200 से अधिक मंदिर तोड़े। लंका थाने के शिवलिंग देख लो। और जोगिंदर नाथ मंडल की कथा जो कह रहे थे दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी देख लो। 37 से 41 के बीच में उसने फजलुर रहमान की मिनिस्ट्री में, वेस्ट बंगाल में फाइनेंस मिनिस्टर का पद थामा था। तब ये सारा ज्ञान कहां था? तब तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अब बहुत बड़े देवता हुए हैं। और आप मुझे बताइए ऐश्वर्य जी, ये जो कह रहे हैं डेमोग्राफी चेंज होगी ना, आपने जो पहली लाइन बोली ना, उसी में सारा तत्व छुपा है कि एक आदमी बहुत साल बाद जब अपने गांव गया तब देखा। अरे भाई, पलायन करोगे तो कोई ना कोई तो आएगा ना। उस पर डेमोग्राफी क्या देखते हो? अगर तुम गांव में रह रहे होते तो कहीं की डेमोग्राफी नहीं चेंज होती। इस बात को जान लीजिए। जब आप बेहतरी के लिए पलायन करेंगे तो उस जगह को कोई भरेगा। सुधांशु त्रिवेदी इज काउंटर। ओके, एंडिंग कमेंट्स फॉर एवरीवन। सुधांशु त्रिवेदी इज काउंटर। सोमनाथ जी को भी लाइए प्लीज। देखिए, फिर मैं रत्नाकर जी, आपने कहा गांव में 20 साल बाद आओ कि इस डेमोग्राफी मैं और भी कुछ बोला, अहिल्याबाई पे बोल दीजिए सरकार। तो मैं विनम्रता से कहूंगा ये तोड़ा गया। अरे मैं बोल रहा हूं। देखिए, किस निर्लज्जता के साथ झूठ बोला जाता है वो यहां पर दिखाई पड़ता है। मंदिर तो हर हिंदू के घर में होता है। जब वो अपना घर तोड़वा के दोबारा बनवाता है तो क्या मंदिर तोड़ा जाता है? नहीं। अब आप कहेंगे मंदिर तोड़ा गया, गजब है साहब, वो दोबारा पुनर्स्थापित होता है। और मैं चैलेंज करके बैठा हूं, जो हमारे तीनों विरोधी प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, विरोध किया है किसी ने? चू नहीं बोला है किसी ने। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनेगी, चू नहीं है। जो मंदिर तोड़े गए, इनसे पूछो, काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मस्जिद है, मामला कोर्ट में है, पर तुम्हारा दिल क्या कहता है?
ज्ञानवापी हटनी चाहिए कि नहीं? नहीं बोल पाएंगे कि हटनी चाहिए। यहां कह रहे हैं फला मंदिर टूटे और वो, अरे भाई घरों के अंदर मंदिर बने थे, बिल्कुल वो हुआ विकास के लिए, कोई ऐसा नहीं कि धार्मिक भावना से अपमानित करने के लिए। मस्जिद में सीढ़ियों को लगाने के लिए, सीढ़ियों में लगाने के लिए मंदिर नहीं तोड़े गए। इसलिए भाई साहब निर्लज्जता से मत इस बातों को डिफेंड किया करिए। अब रही बात वेशभूषा पे, तो मैं ये भी विनम्रता से कह देना चाहता हूं रत्नाकर साहब, दिल पे मत लीजिएगा, हम लोग वेशभूषा स्थिर है, आपके नेता की तरह नहीं है। जब से मैं प्रवक्ता बना 2012 में, तब तक क्लीन सेव रखवा के बाबा ब्रिगेड कहलाती थी, मेरा वर्ड नहीं है, कांग्रेस में बाबा ब्रिगेड, तो बबुआ टाइप एकदम बढ़िया फिट अंग्रेजी बोलते हुए चॉकलेटी टाइप की इमेज। 2019 का चुनाव आया, जब 14 लगा इससे काम नहीं बना, तो ये बताइए कुर्ते के ऊपर जनेऊ दिखाते हुए अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताने वाला नेता कौन था? आपके नेता 2019 में। पुष्कर में 2018 में जाकर कुर्ते के ऊपर जनेऊ दिखाते हुए दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण बताने लगे अपने को। आज तक किसी भी नेता ने अपना गोत्र नहीं बताया होगा, वो बताने लगे। अब जब लगा उससे भी काम नहीं बना, तो 2024 आते आते सद्दाम हुसैन जैसी दाढ़ी उठा के और अब ईश्वर के नाम की शपथ भी न लेके सोलमली अफर्म अंग्रेजी में बोलने लगे। तो भाई साहब आपके लिए स्थिति ये लागू होती है, पल भर में ये तोला है, पल भर में ये माशा है, करते ये तमाशा है और खुद ही तमाशा है। तमाशा है। रत्नाकर भाटी जी, रत्नाकर भाटी जी, सॉरी, माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी, सॉरी भाटी जी, माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत बुरी तरह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को एक्सपोज कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, इस देश में किसी ने इतने रूप नहीं बदले जितने नरेंद्र मोदी जी ने बदले हैं। आप ये कह के बार बार कि कभी दाढ़ी छोटी कर लेते हैं, कभी बड़ी कर लेते हैं, कभी तिलक लगा लेते हैं, कभी जनेऊ, ये पूरा जो देख रहे होंगे, चैनल देख रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि सुधांशु जी तो घुमा फिरा के मोदी जी को एक्सपोज कर रहे हैं। और मोदी जी हैं जिन्होंने अपनी जाति बताई चिल्ला के, मैं तो घांची तेली हूँ, ओबीसी बिरादरी में पैदा हुआ हूँ, मैं तो ओबीसी समुदाय से आता हूँ। और आपने तो राष्ट्रपति की भी जाति बताई। जो काम आप कर रहे हैं और जिस तरह मोदी जी जिस स्टेट में जाते हैं वहीं की वेशभूषा पहन के और 24-24 घंटे मंदिरों में बैठे रहते हैं, बड़े बड़े तिलक लगा के, मोटे मोटे बीजों की माला डाल के, तो आप मोदी जी के ऊपर व्यंग कर रहे हैं क्या? ऐसा कह के नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा सम्मान कीजिए उनका। इतना ज्यादा व्यंग करना भी, करना भी ठीक नहीं है, राइट भाटी जी, वो भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता। ओके, सोमनाथ जी, सुधांशु जी एक साथ आ रहा हूं, एक साथ काउंटर कर दीजिएगा। सोमनाथ भारती जी, एंडिंग कमेंट्स। देखिए, कह रहे थे सुधांशु जी, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कह रहे थे कि हमारे धर्मों में ये लिखा है, हमारे ग्रंथों में ये लिखा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैंने अपने धर्म ग्रंथ खूब पढ़े हैं कि नाली के गैस से चाय बना सकते हैं, कहाँ लिखा है मुझे बताइए? या रडार जो है वो काम नहीं करेगा क्लाउड में, ये कहाँ लिखा है मुझे बताइए? या a+b² = a² + b² और 2ab जो एक्स्ट्रा बता रहे थे माननीय मोदी जी, वो कहां लिखा है ये बताइए? देखिए मुसीबत क्या है, बिल्कुल ही कोई भी तैयारी नहीं है भारत को दुनिया से कम्पीट कराने का। और मेरे साथी ने कहा, देखिए 2008 में अशोक सिंघल साहब ने माननीय मोदी जी को क्या कहा था मालूम है आपको? गुजरात में इतने इन्होंने मंदिर तोड़े थे विकास के नाम पे, कहा था औरंगजेब वाला काम कर रहे हैं ये। तो भैया इतिहास सबके पास है और सबको पता है। कृपया एक ही हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर वर्ल्ड से कंपीट कराना भारत को, तो कृपया करके हिंदू मुसलमान करना बंद कर दो। बच्चों को नौकरी चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए। इस प्रकार से भारत को विश्वगुरु बनाओगे, जैसे आप लोग कर रहे हो वैसे नहीं विश्वगुरु बनेगा। वैसे तो अफगानिस्तान बनने को तैयार है भारत, पाकिस्तान बनने को तैयार है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपको भारत से ओके सोमनाथ जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी 30 सेकंड आंसर। निर्लज्जता इसको 30 सेकंड एंडिंग कमेंट। आप 56 विनायक के 6 मंदिर तोड़ दे और जिस अहिल्याबाई ने बनवाया शिव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, उसके द्वारा स्थापित पार्वती शिव मंदिर तोड़ दे, मणि मंदिर तोड़ दे, और क्या विकास के लिए तोड़ा गया? तो अरे औरंगजेबा को वही विकास दिख रहा था कि इस्लाम का विकास करेंगे, तोड़ दिया। आपके उसमें क्या अंतर है? आपने किस विकास के लिए तोड़ा? ओके, अंसार राजा जी, धरती स्फेयर है, धरती गोल है अंसार राजा जी, उसके आगे बोलिएगा प्लीज। एक बात कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल पर आपने डिबेट रखी थी। पश्चिम बंगाल जागता हुआ सूबा है। अगर घुसपैठियों को रोकना है
तो हमारी सेंट्रल एजेंसियां हैं, उनको बॉर्डर पे पाबंदी लगानी पड़ेगी। आप ममता पर ठीकरा फोड़ेंगे घुसपैठियों का, तो ये गलत है। ये सेंट्रल की जिम्मेदारी बनती है और ममता बनर्जी से अभी टकराना बीजेपी के लिए आसान। सुधांशु त्रिवेदी, फाइनल एंडिंग कमेंट सुधांशु जी, फाइनल काउंटर टू एवरीवन। मैं बस जल्दी बोलता हूँ, मैं रिवर्स में बोलता हूँ। देखिए, रत्नाकर जी ने बोला कि वो औरंगजेब, और उसने क्या किया भाई साहब, क्या बोल जाते हैं। मसीर आलमगिरी, ट्रांसलेशन बाई यदुनाथ सरकार में, पेज नंबर 84-85 से लेके 90-92 तक पढ़ लीजिएगा। वो कहता इन मंदिरों को तोड़ो और उनको लाकर उनकी मूर्तियों को मस्जिद पे लगाओ ताकि इस्लाम की कुव्वत का उनके ऊपर असर पता चल सके। अब सुनिए, अभी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हुआ है, मिनहाजुस सिराज तबाकते नासरी में वो कहता है कि यहां से जो मूर्तियां लेके गया महमूद गजनी, उसने उसके 4 हिस्से किए। एक हिस्सा लगवाया मस्जिद की सीढ़ियों पे, एक लगवाया अपने महल के पास, और 2 हिस्से मक्का मदीना को भेजा। भाई निर्लज्जता की पराकाष्ठा है भाई साहब। किस कारण से तोड़े गए चीजों के ऊपर कोट करके बोल रहा हूं मौलाना साहब, परेशान मत होइए। मिनहाजुस सिराज की तबाकते नासरी। और अब सोमनाथ जी की बात का जवाब देता हूं, रिवर्स में आता हूं। इन्होंने कहा कौन से धर्म ग्रंथ पे, भाई साहब वो क्लाउड आउट की बात धर्म ग्रंथ पे नहीं थी, पर आपने कहा A+B का होल स्क्वायर कौन से धर्म ग्रंथ पे लिखा है। तो सोमनाथ भारती भाई कान खोल के सुनिए, शुल्ब सूत्रों में श्रीधराचार्य विधि है जो ये कहती है A+B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2AB। और अंग्रेजों के आने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन श्रीधराचार्य विधि के रूप में पढ़ाई गई थी। यह धर्म ग्रंथ में लिखा है मेरे भाई। अब आइए उस बात का जवाब देते हैं जो हमारे भाटी साहब बोल रहे थे। भाई साहब, प्रधानमंत्री जी ने कभी भी जो भी किया देश में कभी अपना ये चेंज नहीं किया। और आपने कहा जाति का नाम, भाई साहब ये बताइए अपनी जात का नाम ऑफिशियली किस प्रधानमंत्री ने लगाया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लगाया है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो खाते भी थे, बीफ भी खाते थे, और ये ड्वाइट आइजनहावर की आर्काइव्स में है, और स्कॉच विस्की भी पीते थे, डिक्लासिफाइड बाय कैनेडी लाइब्रेरी इन 1978। अंग्रेजी ही बोलते थे, अंग्रेजी लिखते थे, संस्कृत के 4 वाक्य नहीं बोल पाते थे, और अचकन शेरवानी पहनते थे, मंदिरों का विरोध करते थे। 17 मार्च 1959 को ललित कला अकादमी में बोले दक्षिण भारत के मंदिरों के गलियारों में मेरी स्पिरिट डिप्रेस्ड हो जाती थी। और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके, और उनके कुल गौरव ने आके अपना गोत्र बताया। जी भाई साहब, इसलिए मैं कह रहा हूं जब आप लोग चारों लोग बोला करिए तो अपने अपने तथ्य ध्यान रख के बोला करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लेकिन जब आपने विस्की की बात की तो रत्नाकर त्रिपाठी जी का हाथ खड़ा हुआ, वो बोलना चाह रहे थे आज डिबेट में इतना ही। वो मुझे याद लगता है आपके किसी नेता का नाम लेना चाह रहे थे, पूर्व नेता का। लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज डिबेट में। लेकिन अब एक आपको बात बताऊं, पावर और परफॉर्मेंस का एक परफेक्ट कॉम्बो जो आपको रखे अनइंटरप्टेबल पूरे दिन। Realme 16 Pro सीरीज में है अब 7000 mAh। यस, ये पतले से फोन में है 7000 mAh की बैटरी है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, और साथ ही स्नैपड्रैगन 7 4 चिपसेट देता है, स्मूथ मल्टीटास्किंग और क्विक रिस्पॉन्सिवनेस। गेमिंग हो, कंटेंट क्रिएशन हो, डेली यूजेज हो, एक्सपीरियंस रहता है फ्लूइड और डिपेंडेबल। जी हां, यह है Realme 16 Pro Series 7000 mAh battery. दोबारा बता रहा हूं, this is such a slim phone, has 7000 mAh battery. It's an amazing phone, viewers. Try this. और जहां तक सुर, संगम और कला की बात है तो कहीं मत जाएगा, क्योंकि 16 तारीख को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लेके आ रहा है रिपब्लिक भारत का द मेगा संगम इवेंट। सो डोंट मिस इट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH